आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? एक दो लोग बताएं मुझे। काशिफ, अब्दुर्रहमान जी, काशिफ आप बताओ। ओके, आ रही है, ठीक है जी। कल हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि व्हाट इज डेटा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? सिंगल रिकॉर्ड। जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा, स्टैट्स कहाँ अप्लाई करनी है? किसी के ऊपर तो अप्लाई करनी है ना। तो डेटा इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। सिंगल ऑब्जर्वेशन को हम डेटम बोलते हैं, विच इज अ सिंगुलर वर्ड। ऑब्जर्वेशन, डेटम इज अ सिंगुलर एंड डेटा इज प्लूरल। लेकिन मैंने कहा कि जैसे पेज में हम लोग जो हैं वो दोनों यूज करते हैं, यानी कि डेटे को लोग सिंगुलर के तौर पर भी और प्लूरल के तौर पर भी, तो दैट्स ओके, फाइन, किया जा सकता है। तो डेटा में भी प्राइमरी, डेटा में भी सेकेंडरी। ऐसा कोई भी डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, आपको ओरिजिनली कलेक्ट करना हो, प्राइमरी डेटा। एग्जांपल दी, हम 10 साल के बाद पॉपुलेशन सेंसस करते हैं। अगर डेटा हमारे पास हो, कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, तो क्यों करते हैं? तो 10 साल के बाद हम कहते हैं चेंज आ चुकी है, तो पॉपुलेशन सेंसस, मर्दमशुमारी गिनते हैं। क्यों गिनते हैं? क्या जरूरत है गिनने की? क्या जरूरत है? क्यों गिनना स्टार्ट कर देते हैं? देखें, घरों में आपके मेहमान आ जाएं अगर, और आपकी वालदा आपको कहती हैं कि देखो भी मेहमान आ गए हैं, जाओ बाजार से जाओ और नान ले आओ और फलां फलां ले आओ, तो गिनते नहीं कितने मेहमान आए हैं, कितने खाने हैं, वो सारा कुछ आप गिन लेते हैं। तो आपको वालदा को आप बताते हैं जी इतने मेहमान हैं, तो मेरा ख्याल है 20 नान काफी रहेंगे। तो वालदा फिर कहती 25 ले आए। आप कहते हैं वो क्या करने का? जी 5 आपके लिए। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, तो उस वक्त एक क्वेश्चन चल रही थी, हम कितने हैं, हमें क्या चाहिए। जब यानी कि जब पॉपुलेशन सेंसस, मर्दमशुमारी स्टार्ट, हम कितने हैं, यानी कि हमें काउंट करना, हमें क्या चाहिए, हमारे पास रिक्वायरमेंट, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने नौजवान हैं, कितने एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, उनको नौकरियां चाहिए, ताकि गवर्नमेंट प्लान कर सके हमें इतनी वीट चाहिए, इतने स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। चाहे वो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक डिसाइड करते हैं, लेकिन ये सारा डेटा हर गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। दूसरी बात, मैंने प्राइमरी डेटा की एग्जांपल दी आपको कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि जो डेली वेजेस हैं उनको, ये जो कोरोना की अब तो उन्होंने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना था ना, वो 12-12 हजार रुपए पर मंथ का डिसीजन हो गया। लेकिन गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं था कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है या वो डेली वेजेस पर है, या उनकी इनकम कितनी है। क्यों? उनके पास डेटा नहीं था। तो फिर उन्होंने एक वो सर्वे फॉर्म या व्हाट्सएप पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, नाम लिखें, अपना आईडी कार्ड नंबर, ये व्हाट्सएवर, तो उन्होंने चेकिंग की होगी, जरूर की होगी। फर्ज करें मैं भी लिख देता हूँ, मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में कर देता हूँ कि जी मेरी इनकम 10,000 रुपया है पर मंथ, आप मुझे भी फाइनेंशियल सपोर्ट दें। तो अब कौन चेक करे इसके 10,000? तो मेरा वो आईडी कार्ड नंबर मांगा था उन्होंने, वो आईडी कार्ड नंबर वो नादरा में दिया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए। पता चला मैं गवर्नमेंट, यार मैंने अपना आईडी कार्ड बनाया तो मेरा प्रोफेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो उन्होंने, मैंने कह दिया जी कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और आगे लिखा भी होगा कि किस महकमे में हूँ। फिर उन्होंने उस महकमे में, सारा कुछ तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, उस महकमे में जब पता चला तो पता चला जी मेरी इनकम तो पर मंथ जो है वो लाख रुपया है। तो ये तो शख्स झूठ बोल रहा है, सरकारी मुलाजम है, लाख रुपए इनकम ले रहा है और मुझे, हमें कह रहा है जी कि हमें। ये याद है ना उन्होंने कुछ किए भी थे। कब पॉसिबल हुआ ये सारा कुछ? जब उनके पास डेटा था।
नादरा के पास सारा डेटा है, हमारी यूनिवर्सिटी के पास क्या है, डेटा। डिसीजन करने में आसानी हुई कि ये शख्स जो है वो ठीक नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन चूंकि बहुत प्रॉपर डेटा नहीं था, बस किसका नहीं, चले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका तो डेटा है सारा, लेकिन वो लोग जो मजदूर पेशा हैं, वो अपने प्रोफेशन, वो कहीं शायद डेटा प्रॉपरली नहीं था कि इन लोगों की इनकम कितनी थी। तो फिर उन्होंने कहा जी आप व्हाट्सएप करें, हम चेकिंग कर करके आपको रजिस्टर करेंगे। तो यानी कि उन्होंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया। और एग्जांपल दी मैंने अमेरिका की, मेरा उधर जो है कुछ लोग रहते हैं और वो कहते जी हम थे, हम जॉब वगैरह तो जाहिर है डेली जैसे होता है ना, ये क्या टैक्सी वगैरह वो वहां पर चलाते थे, अपनी अर्निंग करते थे। कहता है जब भी हम बंद हुई तो कहता है हमारे ना अकाउंट में पैसे आ गए। हम बड़े हैरान हुए कि ये कहां से पैसे आ गए। तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, तो डेटा उनके पास था कि ये शख्स ये काम कर रहा है, टैक्सी वो चलाता है, सर्विसेज देता है। आजकल चूंकि वो ऑफ किया हुआ है तो ऑब्वियसली इसको जरूरत होगी, तो अकाउंट नंबर भी उनके पास था। तो कुछ भी नहीं कहता, डायरेक्ट ना हम कहीं गए, ना फॉर्म जमा कराया, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ऑटोमेटिकली। कब पॉसिबल हुआ? जब डेटा था। तो डेटा उनके पास तो पहले ही था। तो इसलिए हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास डेटा अवेलेबल हो और आप उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते। सेकेंडरी डेटा, कोई भी ऐसा डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड हो, किसी और ने किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया हुआ था, आप उसको जो है वो यूज कर रहे हैं, आपको रिक्वायर है, तो वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि आपने तो नहीं कलेक्ट किया। मैंने एग्जांपल दी कि जी स्टेट बैंक है, इसके ऊपर अगर आपको डॉलर रेट चाहिए पिछले 10 सालों का अवेलेबल है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आपको पिछले 8-10 सालों की वीट प्रोडक्शन चाहिए, अवेलेबल है। आपको पिछले साल का टेम्परेचर का डेटा चाहिए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, लिखा हुआ है उन्होंने। आप तो नहीं, अब पिछले साल कैसे जाएंगे? या पॉसिबल है जाके देखें पिछले साल जनवरी में टेम्परेचर कितना था, आप कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहाँ करेंगे? तो पिछले साल जनवरी तो कहीं होना चाहिए डेटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड, रिकॉर्डेड, तो आपको वहां से यूज करना है। तो आपके लिए वो एज आ सेकेंडरी डेटा जो है वो रोल प्ले करेगा। तो आई थिंक प्राइमरी और सेकेंडरी। देन मैंने फिर कहा कि अगर आपको प्राइमरी डेटा खुद कलेक्ट करना हो तो क्या पॉसिबल सोर्सेज हैं? क्वेश्चनियर, एक फॉर्म, एक पेज, उसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं एंड देन उस फॉर्म को आप जिनसे आपने डेटा कलेक्ट करना होता है आप उन्हें दे देते हैं और देन मेल कर देते हैं, तो आप वो आपको रिटर्न बैक करता है। इंटरव्यू मेथड भी है, फेस टू फेस इंटरव्यू कॉस्टली है, क्योंकि ये आपके लिए विजिट करना पड़ेगा लोगों के पास, जाके वो पूछना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, तो ये कॉस्टली है। देन टेलीफोनिक सर्वेज हैं, टेलीफोन के थ्रू, कल भी थोड़ी सी एग्जांपल दी, ये जो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं वो अपने कस्टमर से डेटा लेते हैं कि क्या वो उनके कस्टमर उनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए वो जस्ट टेलीफोन करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि मेरे नोट्स में ना आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, इनडायरेक्ट मेथड मिलेंगे और ये वो, तो चूंकि आई कैप ने अपनी बुक में थोड़ी सी रिवीजन की है, तो आप समझ लें कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन के आपको ये 3 मेथड देखने, कुछ भी नहीं है, कौन सा हमने याद करना है? क्वेश्चनियर है, इट मे बी पर्सनल इंटरव्यू और इट मे बी टेलीफोनिक सर्विस। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज मैं यहाँ पर शायद नहीं लिख पाया, तो आप मुख्तलिफ, जो मैंने एग्जांपल दी, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा स्टेट बैंक है, इनके पास डेटा अवेलेबल है, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, तो वो डेटा वहां पर वैसे तो नहीं लिखते, वो बिल्कुल तरतीब लगा के, सीधा करके, टेबल बना के, ग्राफ बना के जो है वो सारे का सारा डेटा सेट वहां पर जो है वो प्लेस कर देते हैं। कल हमने बात की, पहला काम वेरिएबल क्या चीज, किस चीज का डेटा आपने रिकॉर्ड किया, तो वेरिएबल क्या, किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर करनी हो, एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ वेरिएबल। अब इंडिविजुअल से क्या मुराद है, कैरेक्टरिस्टिक से क्या मुराद है, तो मैंने जरा थोड़ी एग्जांपल प्लेस कर दी। इंडिविजुअल से मुराद हर वो एंटिटी जहां से आप कोई ना कोई उसका कैरेक्टरिस्टिक नोट करें। फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि आप जाके स्टूडेंट से डेटा लें, अब जाके आप स्टूडेंट से डेटा लेंगे तो डेटा जो है वो स्टूडेंट से आप किस तरह से मैं देता हूँ बेटे, मैं देता हूँ कलेक्ट करेंगे। इधर चला स्टूडेंट से आप के। डेटा सेट जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट से डेटा सेट आप नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट से डेटा इसलिए आप कलेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे किस चीज का डेटा, कह तो दिया आपने स्टूडेंट से, उनके वेट का, उनकी हाइट का, उनके मार्क्स का, बेस मार्क कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं,
उनकी जेंडर का तो किस चीज का, तो ट्री का डेटा ले आए, भी क्या लेना है, ट्री की हाइट लेनी है या उसका ट्रम्प डायामीटर लेना है कि इसका डायामीटर कितना है, उसकी लीव्स की तादाद लेनी है, या उसको बीमारी लग चुकी है, उसके ऊपर इंसेक्ट्स की तादाद नोट करनी है। तो पहली एग्जांपल में मैंने कैरेक्टरिस्टिक कहा हुआ हाइट और इंडिविजुअल कहा हुआ ट्री से, तो ट्री से हाइट लेनी है सिंगल। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अ ट्री, अब यहां पर ट्री की हाइट या वेट या लीफ नहीं लेना, उसके ऊपर इंसेक्ट्स आ चुके हैं, काउंट करने हैं ताकि पता चले जी कितना स्फीयर जो है वो अटैक है इंसेक्ट्स का, ताकि स्प्रे वगैरह का डिसीजन। कलर ऑफ अ फ्लावर कि जी अब यहाँ पर कोई फ्लावर्स हैं इंडिविजुअल्स और उनके कलर रिकॉर्ड हमने करने हैं, कलर उनके नोट करने हैं कि क्या क्या उनके जो कलर्स हैं, किस किस कलर के वो फ्लावर्स हैं। अच्छा, इन एग्जांपल में अगर आप नोट करें तो जो पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइट और नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, वो मेजरेबल है। उनको हम किसी ना, जब भी इसका आंसर लिखेंगे, आप डेटा रिकॉर्ड करेंगे, तो हम किसी ना किसी न्यूमेरिक्स के साथ उसको अपनी कॉपी पे, अपनी बुक पे प्लेस करेंगे। लेकिन जो कलर ऑफ अ फ्लावर है, जो कलर ऑफ अ फ्लावर है, इस फ्लावर कलर को हम लोग नहीं, न्यूमेरिक्स के साथ हम नहीं लिख पाएंगे, यानी कि न्यूमेरिक्स के साथ जो है वो कलर ऑफ अ फ्लावर जो है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस बेस पे हम वेरिएबल्स को दो कैटेगरीज में ले जाते हैं। कुछ वेरिएबल ऐसे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो न्यूमेरिक्स के साथ मेजर हो सकेंगे, और कुछ वेरिएबल ऐसे जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिक्स के साथ मेजर नहीं हो सकेंगे। इस बेस पर हम वेरिएबल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और एक हो गया क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटी से हैं, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी क्वांटिटी से मेजर किया जा सके, वो क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऐसे वेरिएबल जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आप नोट कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग या उसका आंसर कह दें या उसकी ऑब्जर्वेशन कह दें, वो किसी न्यूमेरिक्स के साथ नहीं आप लिख पाएंगे। लाइक कलर ऑफ अ फ्लावर, अब जब आप इसका डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो रेड ब्लू ग्रीन रखेंगे, ये न्यूमेरिक्स तो नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्री, ये न्यूमेरिक्स फॉर्म में लिखेंगे जी, इधर 5 फ्लावर आए हुए थे, इधर 10 थे, तो वो न्यूमेरिक्स है, वो क्वांटिटेटिव है। जेंडर ऑफ अ स्टूडेंट, क्वालिटेटिव। रिलीजन ऑफ अ स्टूडेंट, ये मत कहिएगा कि जी क्लास में 10 मेल हैं। भाई जब आपने वेरिएबल है तो नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट, डेटा कहां से लेना आपने वेरिएबल का। इंडिविजुअल, आ ट्री, एक ट्री, आ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट की जेंडर मेल फीमेल, ठीक है ना। तो वो जो जेंडर होगी या उसका हेयर कलर है, आई कलर है, उसका रिलीजन है, उसका मैरिटल स्टेटस है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये सारे आंसर आपको क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव मिलेंगे, क्वांटिटेटिव नहीं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की क्या एग्जांपल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वालिटी नॉट न्यूमेरिकली, यानी कि रेड क्वालिटी, ब्लू क्वालिटी, आई कलर क्वालिटी में मेजर होगा। ये तो नहीं कह सकते उसका आई कलर जो है वो 79 है या उसका आई कलर जो है वो 22 है, उसका आई कलर ब्लैक है, ब्राउन है, डार्क ब्लैक है। बिहेवियर मेजरमेंट हम करते हैं, बिहेवियर मेजरमेंट्स करते हैं, लेकिन किसी क्वांटिटी के साथ नहीं होगा जी इसका बिहेवियर जो है बड़ा रूड है, ये स्ट्रिक्ट है, ये बड़ा पोलाइट बिहेवियर है। क्वालिटी, गुड क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, इस तरह से। डिजाइन, ठीक है ना। परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस है। या आप लोग ये कलर, ये क्या शर्ट लेने जाते हैं, साइज, हाँ ठीक है, जब वो कहेगा ना, अगर आप इस तरह से कहें कि जी इसका कॉलर साइज 15 है, 16 है, तो वो क्वांटिटेटिव है। लेकिन अगर आप ये कहें, लिखा होता है ना मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज, तो ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी तो नहीं है ना, एक्स्ट्रा लार्ज क्वांटिटी नहीं है ये। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जिसमें क्वालिटी का मेंशन हो, इसकी स्मोकिंग हैबिट क्या है, स्मोकर है ये नॉन स्मोकर है, क्वालिटेटिव वेरिएबल का डेटा आएगा। कंप्यूटर की टाइप, ये डेस्कटॉप है, ये लैपटॉप है, क्वालिटेटिव है। अब जरा आ जाए क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हर उस वेरिएबल को कहेंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप न्यूमेरिकली मेजर या काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हाइट को आप न्यूमेरिक्स के साथ मेजर करते हैं, बिल्कुल। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स न्यूमेरिक के साथ काउंट करते हैं, बिल्कुल। कलर ऑफ आ फ्लावर, तो वो तो न्यूमेरिक्स के साथ नहीं है। तो तीसरी एग्जांपल जो है वो क्वालिटेटिव की है और पहली दो जो एग्जांपल्स हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की है।
अब क्वांटिटेटिव में एक्चुअली दो कैटेगरीज बनती हैं, डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। हैं दोनों क्वांटिटेटिव, लेकिन वो जो न्यूमेरिक्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। अब इनमें एक्चुअली फर्क क्या है? फर्क ये है, फर्ज करें एक प्लांट है, उसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, उस प्लांट की हाइट की बात करूं, तो वो जो प्लांट है वो 6 फीट हाइट में हो सकता है, वो प्लांट 7 फीट हाइट में हो सकता है, 8 फीट हाइट में हो सकता है। क्या वो प्लांट 6 और 7 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स है ना, 6.5, 6.2, 6.1, तो क्या इन बिटवीन भी हो सकती है पॉसिबली? तो आप कहेंगे क्या, हाँ मैं बिल्कुल 6.5 फीट का तो हो सकता है। तो इसका मतलब है कि प्लांट की हाइट होल नंबर्स में भी आ सकती है और एज वेल एज वो डेसिमल नंबर्स में भी हो सकती है, डेसिमल्स में भी उसका आंसर पॉसिबल है। तो मैं कह सकता हूं कि जी ये ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक है हाइट का, वेट का, दैट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू वेदर द होल नंबर और द डेसिमल एज वेल। आप कहिए होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, हाइट की बात कर ले, वेट की बात कर ले, तो ऐसा वेरिएबल जो दैट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू, कहीं ब्रेक ना आए। आप ये ना कहें कि जी 6 के बाद क्या इसकी वैल्यू हो सकती है, जी 7 ही हो सकती है, तो क्यों नहीं इसके दरमियान हो सकती? कंटिन्यूटी, इसे हम कंटिन्यूस वेरिएबल कह देंगे, दैट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यूज इन अ रेंज, इट मे बी 6, इट मे बी 7 और इवन बिटवीन दैट वन। तो कहीं आप ये नहीं कह सकते कि जी ये अब जंप करके जो है वो 6 के बाद 7 ही आएगा। लेकिन जरा अगर आप नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं या नंबर ऑफ इंसेक्ट्स की बात करते हैं, आप कहें जी 6 इंसेक्ट्स मुझे मिले वहां पर, इट मे बी 7 और इट मे बी 8, क्या इन बिटवीन भी 6.2 इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं? ये तो नहीं हो सकते, या 6 है। अब 6 के बाद क्या नंबर आएगा? 7 आएगा। नेक्स्ट पॉसिबल 7 के बाद नंबर ऑफ इंसेक्ट्स की बात हो रही है 8, तो फिर बिटवीन तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसे हम डिस्क्रीट बोलते हैं, दैट कैन अज्यूम जस्ट अ स्पेसिफिक वैल्यूज, नॉट एवरी पॉसिबल वैल्यूज। एवरी पॉसिबल में क्या होता है? 6 है, 6.1 है, 6.2 है, 7 है, 7.9 है, 7.6 है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट, that can assume only specific values, that is only whole numbers, उन्हें discrete कह देते हैं। like number of students, ये तो नहीं कि जो मर्जी आ जाए जी 6.7 स्टूडेंट, नो। नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिनका जब आप डेटा रिकॉर्ड करेंगे होगा तो वो क्वांटिटी में क्वांटिटी होगी, लेकिन वो होल नंबर ही आ सकता है, वो डेसिमल्स में नहीं आ सकता। कंटिन्यूस, हाइट किसी भी पर्सन की, ट्री की, वेट, मार्क्स बिल्कुल आप डेसिमल्स में भी दे सकते हैं, 6.2 मार्क्स भी आ सकते हैं जी अगर आपने एमसीक्यूज हर एक 20% का रखा हुआ। टाइम, ब्रेक नहीं है, 6 के बाद 7 नहीं बचते। डिस्टेंस, टेम्परेचर, तो ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी, नोट करें। इन सब में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो न्यूमेरिक्स हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये होल नंबर्स में आंसर देंगे आपको, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट मे बी फ्रैक्शनल आंसर्स एज वेल। तो जिनके फ्रैक्शनल आंसर एवरी पॉसिबल आंसर आ सके उन्हें कंटिन्यूस बोल देते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू ले सके उन्हें हम कह देते हैं ये डिस्क्रीट है, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो न्यूमेरिकली भी मेजर नहीं हो पाएंगे उन्हें हम कह देते हैं ये क्वालिटेटिव है। अब देखें ये इसलिए जरूरी है कि जिस दिन मैं स्टैटिस्टिक्स का लास्ट लेक्चर आपसे करूंगा और कहूंगा जी आज खत्म होने लगा और आज आखिरी लेक्चर है, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि जी सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जिस वेरिएबल का हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, क्या वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। फिर मैं आपसे बाकी डिस्कशन करूंगा, यानी कि आखिरी दिन भी ये काम चलेगा। वो इसलिए कि स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। अब किस डेटे पे कौन सा टूल अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें उसको देखना पड़ेगा। क्या हमारे पास क्वालिटेटिव है, तो फिर स्टैटिस्टिक्स के टूल डिफरेंट है। क्या वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, तो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, तो इसके स्टैटिस्टिक्स के टूल्स अप्लाई करने के डिफरेंट है। तो हर टूल हर एक पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। लाइक जिस तरह का हम डेटा हमारे पास आएगा
उस तरह का टूल अगर मैं फर्ज करें ये नोट किया हुआ है कि लोग फर्स्ट इज स्मोकर एंड स्मोकर, नेक्स्ट रिस्पोंडेंट इज नॉन स्मोकर, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, मैं कहूंगा जी डेटे का जरा मीन कैलकुलेट कर दें, इसका तो नहीं होगा। तो फिर मीन हर किस्म के डेटा सेट के तो नहीं कैलकुलेट हो सकता है ना, इसके लिए टूल डिफरेंट होंगे। अगर मैं कहूंगा फर्स्ट का वेट 60 है, 65 है, देन 71 है, 80 है, 62 है, इसका मीन हाँ जी इसका हो जाएगा। तो देखिए उसी शख्स से मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक मेजर किए, एक का मीन पॉसिबल था, एक का नहीं, इसलिए कि जो पहला कैरेक्टरिस्टिक था वो क्वालिटेटिव था, दूसरा क्वेश्चन जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने नोट किया वो क्वांटिटेटिव था। हमें अगला सारा चैप्टर यही पढ़ना है, किस डेटे का कैसे मीन फाइंड करना है। तो बिल्कुल मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करूंगा, इसका भी एवरेज कैलकुलेट हम करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इसका एवरेज हम डिफरेंट वे से हम लोग एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक सो कि आपको ये वेरिएबल और ये वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हमारा मेन आप समझ लें, मेन जो हमारा काम है वो अब ये स्टार्ट हो गया है कि हमें कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी है। सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस ये। अच्छा, आप ये समझ लें, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों ये मैं आपको ये पढ़ाने या सिखाने लगा हूं। आप इसको ऐसे लें कि जो आपके घर में आपकी वालिदा जो है वो या बहन खाना बनाती है, तो कभी वो बाजार से खाना बनाने की बनी बनाई रेसिपी ले आती है। रेसिपी मुझे वो जाओ भाग के जाओ और बिरयानी मसाला पकड़ लो या मटन मसाला पकड़ लो, तो वो बनी बनाई रेसिपी लेती हैं और जस्ट क्या पढ़ती हैं कि जी इसको कैसे यूज करना है, तरकीब इस्तेमाल, कितना पानी डालना है और व्हाट्सएवर बाकी चीजें जो है वो क्या करनी है, तो वो उसके ऊपर जो है वो यूज करते हैं। तो वहां पर जो चीज लिखी हुई होती है वो उसको जो है वो वहां पर यूज कर लेते और तैयार हो जाता है उनका खाना। तो रेसिपी जो बाजार से लेकर आए हैं वो खुद नहीं बनाई उन्होंने, उस रेसिपी में कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए होंगे, कितनी इसमें चिल्ली है, कितना सॉल्ट है, ब्लैक पेपर कितना है, ओनियन क्रश करके कितना डाला हो, यानी कि वो जो रेसिपी है वो कुछ इंग्रेडिएंट से मिलके बनी हुई है। उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया उन्होंने, वो एक पूरी रेसिपी तैयार हो गई और आप घर में लेकर सिर्फ और सिर्फ एक काम किया कि इस रेसिपी को यूज कैसे करना है। रेसिपी नहीं आपने बनाई, यूज कैसे करना है, और आप उसको यूज करते हैं या आपकी वालदा आपकी बहन यूज करती है। अब जरा इधर आ जाए, स्टेटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं समझ लें वो रेसिपी है। किसने ये रेसिपी बनाई है? जैसे मार्केट वाला जी शान ने, अहमद ने, फलां कंपनी ने वो रेसिपी तैयार की है। ये रेसिपी तैयार की है, एक फैक्ट्री से तैयार हुई, और वो फैक्ट्री क्या है? वो फैक्ट्री है स्टैटिस्टिक्स वालों की फैक्ट्री, मैथमेटिक्स वालों की फैक्ट्री। वो प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाई हुई है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो फार्मूले प्रोड्यूस करते हैं, वो फार्मूले बनाते हैं। कौन? मैथ्स और स्टैट्स की जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई है, यानी मैथ स्टैट्स के रिसर्चर, उनके जो टीचर्स, उनके रिसर्चर्स, उनके साइंटिस्ट, फिजिक्स के साइंटिस्ट फिजिक्स के फार्मूले बना रहे हैं। तो मैथ स्टैट्स वाले कहते हैं जी हमने भी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, हम फार्मूले प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ चीजें डाल के, यानी कि रेसिपी बना के, और बाकी जो लोग हैं वो बने बनाए हमारे फार्मूले यूज कर लें, उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कैसे यूज करना उस फार्मूले को, बस यही काम आपका है, यानी कि तरकीब इस्तेमाल। तो इस क्लास में कोई भी फार्मूला बना कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी ऐसा क्यों है, ये नहीं मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस क्लास में सिर्फ ये डिस्कस किया जाएगा कि कब आपने कौन सा फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करना है, फार्मूला क्यों ऐसे है, ये शायद आपके साथ बिल्कुल भी ये चीज जो है वो डिस्कस नहीं की जाएगी कि ये फार्मूला ऐसा क्यों है। तो ये बात आपके क्लियर हो गई। अच्छा, वो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स की बात की थी कि फार्मूले में इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, आप ये समझ लें कि इस वक्त बोर्ड में आपको जो चीजें नजर आ रही हैं ये स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलों के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने क्या करना, मैंने आपको इन इंग्रेडिएंट्स को सिखाना है कि ये कैसे तैयार होता है,
ये दूसरा इंग्रेडिएंट कैसे तैयार होगा, तीसरा इंग्रेडिएंट कैसे तैयार होगा, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दूंगा, जोड़ दूंगा, क्या बन जाएंगे, स्टैट्स के फार्मूले। ये स्टैट्स के फार्मूले बन जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसमें रिटर्न में कोई इशू आ रहा है, ये एक्चुअली नोटेशन जो है ना वो ये वाली है, वो मैं ठीक कर दूंगा। वो ये नोटेशन समेशन से पढ़ते हैं, मैं ये बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ, ए नहीं है। अब फर्ज करें ये जरा 3 इंग्रेडिएंट्स को देखें जरा, मैंने इनको आपको सिखाना है, मैं सिर्फ बताने ये लगाऊं कि कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। इन जरा 3 इंग्रेडिएंट को देखें। अगर मैं एक स्टैट्स का फार्मूला आपसे लिखूं, मैं उसका नाम नहीं बोल रहा, फर्ज करें मैं स्टैट्स का ये फार्मूला लिख देता हूं, ये एक फार्मूला है स्टैट्स फर्स्ट वन, और एक और फार्मूला मैं लिखने लगा। तो इस वक्त बोर्ड पे मैंने स्टैटिस्टिक्स के 2 फार्मूले लिखे, मैं नाम नहीं लिख रहा, नाम जिनको तो आते हैं उनको तो पता है, मैं मतलब इस वक्त कंसर्न ही नहीं है कि ये फार्मूलों के नाम क्या हैं, कब यूज करने, मैं तो सिर्फ आपको ऐसे लिखा है। अच्छा, ये जो फर्स्ट फार्मूला लिखा है मैंने, ये तकरीबन कोई 5 लेक्चर्स के बाद इसकी बारी आई, और ये जो फार्मूला लिखा है ये तकरीबन कोई आप समझ लें 10 लेक्चर के बाद इसकी बारी आएगी, लेकिन यानी कि यूज करने की बारी आएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपको कि जी आप जरा फार्मूला अभी मिक्स करके रख लें, तो जरा नोट करें कि जो पिछली स्लाइड है इसमें अगर नोट करें कि अगर आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स कैलकुलेट करने आ जाएं, बड़े सिंपल से हैं, ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर आपको कैलकुलेट करने आ जाते हैं कि जी n क्या है, इसको हम समेशन x कहते हैं, समेशन x स्क्वायर क्या है, और आप नोट करें अगर ये 3 इंग्रेडिएंट आपको कैलकुलेट करने आ जाएं, एक n, 3 इंग्रेडिएंट्स अगर आपको कैलकुलेट करने आ जाते हैं, एक n कैलकुलेट करना आपको पता चल जाए ये क्या चीज है, एक आपको ये कैलकुलेट करना आ जाए ये क्या चीज है, एक ये चीज कैलकुलेट करनी आ जाए ये क्या चीज है, तो मेरा ख्याल है कि आपका तो काम हो गया। ये दोनों फार्मूले जो एक 5 लेक्चर के बाद आना है, एक ने 10 लेक्चर के बाद आना है, तो कैलकुलेशंस तो आपको आ जाएंगी। तो आपने मैंने आपको पहले भी कहा था कि कम से कम 2 पोर्शन होंगे, एक होगा फार्मूला क्या है, दूसरा कब यूज करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, यूज कब करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी, फिलहाल ये आपको मैंने 1-2 लेक्चरों में सारे स्टैट्स के फार्मूलों की कैलकुलेशन आपको सिखा देनी, ताकि कैलकुलेशन वाला काम तो खत्म हो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, मैं समझता हूं उनको भी ना बस कैलकुलेशन ही आती है कि जी अच्छा जी इस फार्मूले का क्या, इस फार्मूले को कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, ये जरा फार्मूला लिख दिया और उन्हें वो कैलकुलेशन करनी आती है। लेकिन शायद उन्हें भी इस चीज का अभी तक आइडिया नहीं है कि ये कैलकुलेशन क्यों करनी है। तो उस सूरत में दोनों एक जैसे ही हैं, चाहे जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी हुई है, जिन्होंने स्टैट्स नहीं पढ़ी हुई, तो उस जगह पर आके दोनों एक जैसे बन जाते हैं। ठीक, तो देन इसका मतलब 2 दिन के बाद तो सारे एक जैसे हो जाएंगे, उनको भी कैलकुलेशन पहले से आती थी, जिनको नहीं आती थी वो अब आ जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये फार्मूले सीखना, ये इंग्रेडिएंट सीखना, ऐसा कह लें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, या आप ऐसा कह लें जैसे कोई गेम होती है ना, क्या वो पजल गेम होती है, उसमें बच्चों को कहा जाता है ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को जब ब्लॉक गेम बच्चे खेलते हैं, उनको 15-20 ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं, और उन ब्लॉक्स को वो जोड़ जोड़ के मुख्तलिफ शक्ल, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को जोड़ते हैं, कहते हैं ये देखें जी अब ये गाड़ी बन गई है, उन्हीं ब्लॉक्स को किसी और तरतीब से जोड़े, ये घर बन गया है, उन्हीं को जोड़ते हैं, अब ये देखें जी झोंपड़ी बन गई है, स्लाइट हो गई है, ये ब्रिज बन गया है। तो ब्लॉक तो वही होते हैं, सिर्फ उनको जोड़ने का स्ट्रक्चर, जोड़ने का, मिक्स करने का मेथड डिफरेंट होता है, वो कागज पे बना हुआ होता है, बच्चे देख देख के उन्हें मुख्तलिफ शेप्स में उन्हें डिजाइन करते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो मैंने इस वक्त बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये 8-10, ये स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं, बिल्डिंग फार्मूले बिल्डिंग है, उनको बनाने के ये ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये इनको जोड़ के ही आप फार्मूले बनाएंगे। देखिए जरा वही बात दोबारा से कि जो पहले 3 ब्लॉक्स हैं, एक n है, एक समेशन x लिखा हुआ है, एक समेशन x स्क्वायर किया हुआ,
ये जो 3 ब्लॉक हैं इनको जोड़े तो देखिए ये फार्मूले जो इस वक्त मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले 2 फार्मूले तो बन जाएंगे ना। समेशन एक्स को न्यूमिनेटर में रखें, एन को डिनोमिनेटर, एन वाला ब्लॉक कह दें, डिनोमिनेटर में रखें तो फार्मूला बन गया। और इसमें क्या यूज करें, 1/n यहाँ पर रखें, ये वाला ब्लॉक यहाँ पर रखें, ये यहाँ पर रखें, देन एक और फार्मूला बन गया। बस कोई ब्लॉक है वो बार बार मैं यूज किए जा रहा हूँ तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि जो स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं वो मैं आपको सिखाने लगा हूं, जो कि हमारे अगले पूरे कोर्स में यूज होने हैं। क्या पहले कैलकुलेशन तो आ जाए, फिर सोचेंगे, फिर यूज करेंगे कि अच्छा आप बताएं कि ये फार्मूले का नाम क्या। मैं किसी फार्मूले का नाम आपसे शेयर नहीं करूंगा, आप मत मुझसे पूछिएगा कि जी इस फार्मूले का नाम है क्या। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, जिस प्लेस पे जाके मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं कहूंगा जी ये देखें जी इस फार्मूले का ये नाम है और इस फार्मूले का ये नाम है, ठीक है ना, ये वाले। ये फिलहाल आपको ऐसा वरी करने की जरूरत नहीं है कि जी आपने ये क्या लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों से फेमिलियर हो। जब कैलकुलेशन आपको आ जाएगी तो देन हम इनके नाम भी रख देंगे। तो फिलहाल हर एक का नाम फार्मूला ही है, जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, अभी घर वालों ने उस बेबी का नाम ना रखा हो, न्यू बॉर्न बेबी का, तो क्या कहते हैं उसको, कैसे कॉल करते हैं उसको, कह देते हैं काका, हाँ काकी, वो सबको यही है। तो फिलहाल आप हमारे लिए ये सारे फार्मूले ही हैं। अब इनके नाम क्या हैं ये फिलहाल हमें नहीं पता, ना ही हमने बोलना है, बस सारे फार्मूले एक ही नाम है सबका, फार्मूला। फिर इन फार्मूलों के अलग-अलग नाम रख देंगे, ताकि मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा ना कि जी इस जगह पर आपने फलां वाला फार्मूला यूज करना है तो उसका नाम लिखेंगे। ये इसमें आपने हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करना है, एक फार्मूले का नाम होगा हार्मोनिक मीन, किसी फार्मूले का नाम ज्योमेट्रिक मीन, किसी का अरिथमेटिक मीन, तो फिर हम नाम भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने ऊपर लिख दिया सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस। पहली जो चीज लिखी गई है मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया है, वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, एक मिनट आप ठहरेंगे। अच्छा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये समेशन का है, उधर नहीं आता, उधर ना एक मैथ टाइप सॉफ्टवेयर किया हुआ हमने, वो किसी जगह पड़ा हुआ है, वो इधर इंस्टॉल कर। सॉफ्टवेयर है मैथ टाइप, वो उस पीसी में मैंने इंस्टॉल कर दिया है। वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है, वो किसी दिन ला के ना इधर भी करना है। फिर ये ना समेशन है, ये इट इज नॉट ए, ये समेशन देखिए ना, कहीं जगह आ रही है और किसी जगह नहीं, ठीक है ना। वो मैथ टाइप में आपको बता दूंगा, उधर मैंने कर दिया था तो वो ठीक हो गया था, इधर नहीं। हाँ, तो जो पहली है, जो वेरिएबल्स आपके पास हैं, वेरिएबल्स की एक ट्रेडिशन ये है कि हम जो इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स हैं, एक्स वाई जी वगैरह, इनको हम यूज करते हैं। लाइक इससे क्या मुराद है, फर्ज करें आप डेटा सेट है और हम जो डेटा सेट है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे पास डेटा सेट है वेट ऑफ अ स्टूडेंट, फर्ज करें ये मैंने डेटा सेट जो है वो रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से एज ऑफ अ स्टूडेंट, ये 2 डेटा सेट्स मैंने जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। अब वो जो वेट ऑफ अ स्टूडेंट है, जब मैं इनको फार्मूलों में यूज करूंगा तो हर जगह तो ये लिखना ठीक नहीं होगा ना, वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। और जब मैं डेटा किसी जगह अपनी कॉपी पे लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसे करके लिखूंगा 60, 64, 5.2, 5.5 एंड सो ऑन। तो डेटा हम देखें, पूरे पूरे वर्ड्स नहीं हम लिखते, स्टेटमेंट्स नहीं लिखते। मैं यानी कि इंग्लिश के जो स्टार्ट वाले अल्फाबेट्स हैं ए बी सी एंड सो ऑन, वो नहीं हम लिखते, वो किसी और के लिए। क्यों ऐसा करते हैं, बस शुरू में साइंटिस्ट ने, स्टैटिस्टिशियंस ने कहा कि जी आप कंफ्यूज ही होते जाएंगे, तो चलो एक रवायत बना लेते हैं कि जी वेरिएबल जब भी आपको लिखना पड़े, कोई भी हो सकता है ना, जी मैंने वेट का डेटा लिया, मैंने एज का डेटा लिया, तो हम उसको एक्स वाई जी वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला नोट मैंने ये लिखा है, वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स वाई जी एटसेट्रा। सेकंड, कि
किसी भी डेटा सेट में कितनी वैल्यूज हैं। अब वहां पर इसकी बजाय लिखने के कि हम ये लिखते रहें नंबर ऑफ वैल्यूज, इस पूरे सेंटेंस की बजाय मैं बस एन लिखा करूंगा, स्मॉल लेटर एन, कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर एन। जब हम स्मॉल लेटर एन लिखेंगे तो वो हमें ये इंडिकेट किया करेगा कि इस डेटा सेट में कितनी वैल्यूज हैं। फर्ज करें किसी डेटा सेट के ऊपर ये लिखा हुआ आपको मिल जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 वैल्यूज का डेटा है, 5 इसमें रीडिंग्स हैं। तो किसी भी डेटा में कितनी वैल्यूज होंगी उसको हम स्मॉल लेटर एन से जो है वो रिप्रेजेंट किया करेंगे, और वेरिएबल्स को हम एक्स वगैरह से, एक होता है ना तो हम एक्स लिख देते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो तो फिर वाई और जी वगैरह यूज करें। तीसरा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। अब ये एक पूरी स्टेटमेंट है, ये एक इंग्रेडिएंट है, किसी जगह किसी फार्मूले में मैंने यूज करना है। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, ये एक इंग्रेडिएंट है और इस इंग्रेडिएंट को मैंने किसी फार्मूले में यूज करना है। अब सबसे पहले तो जैसे मैं इस पूरी स्टेटमेंट को लिखने की बजाय मैं सिर्फ एन लिख देता हूं, पता चल जाता है जी कि ये तो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब इस पूरी स्टेटमेंट को लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, सम, तो ये सम की नोटेशन, समेशन, सम, दिस स्टैंड्स फॉर सम। किसका सम, जो इसके आगे लिखा हुआ है, ये ए नहीं है बेसिकली, लाइक सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ऑब्जर्वेशंस, डेटा, इससे लिखते हैं एक्स। क्लियर हो गया कि जी जहां पर भी हमें ये नोटेशन लिखी हुई नजर आएगी या ये इंग्रेडिएंट बनाने के लिए हमें कहा जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने वैल्यूज का सम फाइंड करना है। चलें छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर कर लेते हैं। फर्ज करें एक वेरिएबल था एक्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ 5। तो 5 मार्क का छोटा सा किसी का क्विज टेस्ट हुआ है और टीचर ने एक डेटा रिकॉर्ड कर लिया है कि जी इस स्टूडेंट के 5 में से कितने नंबर आए। डेटा स्टैटिस्टिक्स में हम कॉलम्स में लिखते हैं, कॉलम ऐसे वर्टिकली, इसको मैं कह देता हूं ये उसकी वेरिएबल नेम यहां पर है, पता चल जाए कि जी ये किस चीज का डेटा है, वो लिखा हुआ ऊपर, तो इसलिए यहां लिखने की जरूरत नहीं, बस एक्स लिख दें, वो लिखा हुआ है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5 एक्स। अब जब आप ये लिखेंगे तो मैं कहूंगा ये एक ऑब्जर्वेशन है, क्या चीज, ये एक्स की है, एक्स क्या चीज है, मार्क्स है, तो इसका मतलब ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स है। मार्क्स ऑफ द सेकंड स्टूडेंट आउट ऑफ 5 3 है, एंड मार्क्स ऑफ द थर्ड स्टूडेंट आउट ऑफ 5 5 है। अगर मैं ये आपको लिख दूं तो इससे मुराद क्या है कि डेटे में 3 डेटा वैल्यू, यस 1 2 एंड 3, एन 3, तो जहां पर भी एन का वर्ड नजर आएगा वो इंडिकेट कर रहा होगा कि इसमें टोटल कितनी डेटा वैल्यूज। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि फर्ज करें आपको ये कह दिया जाए सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। देखिए कॉलम में लिखना इसलिए भी जरूरी है कि लाइक अगर आप देखें कि मैं कहूं इसको ऐड करें जरा, तो शायद ऐसे मुश्किल हो जाए तो आप वर्टिकली जरा लिखते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है, करते हैं ना, एंड देन तो आसान हो जाता है वर्टिकल। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम डेटा प्लेस करेंगे तो उसको हम वर्टिकल फॉर्मेट में हम डेटा जो है वो लिखा करेंगे। अब उसने एक इंग्रेडिएंट हमें बनाने के लिए कहा है, उसने कहा जी समेशन एक्स बनाए। इसका एक तरीकाकार क्या है, क्या करना है आपने, वो जो समेशन का वर्ड लिखा हुआ हो ना वो आपने पहले छोड़ देना है। आपने कहना है कि जी ये समेशन लिखी हुई नहीं, सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, तो देखना है कि आपके डेटे में कहीं एक्स है, जी ये एक्स है अब एक्स। अब क्या करें जी इस एक्स को, अब आपने देखना क्या करना है, आप ये समझ लें कि मैंने इसको हाइड कर दिया, आपको ऊपर हाथ रख लिया, हाइड कर दिया आपसे, आप कहें जी सिर्फ एक्स नजर आ रहा है, और जब आप कहें जी हाँ अवेलेबल है एक्स,
अब इस x को क्या करना है, अब मैंने इसकी जो समेशन है वो उसको ओन करेगा जी, इसको जो आप जमा कर दें, अब इसको जो है वो फाइंड आउट कर ले। हाइड हो गया x एंड देन समेशन x जो है वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो क्या करें, नीचे लाइन लगा दें और सम कर दें, 5 3 8 और 2 10। तो हमने ये इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करना सीख लिया, 10 ये इंग्रेडिएंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना आ गया। तो फिलहाल मैंने आपको 2 इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करने सिखा दिए, 2 इंग्रेडिएंट। कौन कौन से? एक आपको ये बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है समेशन एक्स, और दूसरा बता दिया कि नंबर ऑफ वैल्यूज को किस तरह से लिखना है। अच्छा, एक चीज नोट करें, मैं अगर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को डिवाइड कर दूं, दोनों इंग्रेडिएंट को डिवाइड कर दूं, मैंने आपको पहले भी बोला मैंने फार्मूलों के नाम नहीं आपसे अभी शेयर करने, मैंने अगर 2 इंग्रेडिएंट डिवाइड कर दूं तो क्या ये जो फार्मूला आपको कैलकुलेट करना आ गया? तो यस, अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको ये पता चल गया है हाउ टू कैलकुलेट दिस इंग्रेडिएंट, हाउ टू कैलकुलेट दिस इंग्रेडिएंट। 2 इंग्रेडिएंट मैंने आपसे कैलकुलेट करवाए, उनको मैंने मिक्स किया, तो एक फार्मूला जो कि 5वें चैप्टर में जाके पढ़ना है हमने, कैलकुलेशन अभी आ रही है आपको, आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं आपको छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स कैलकुलेट करवाऊंगा, एंड देन अब जरा अगले इंग्रेडिएंट पर आ जाते हैं कि जी ये इंग्रेडिएंट अब फर्ज करें कैलकुलेट करने हो तो किस तरह से। पहले आपसे उसी तरह से इसको शेयर कर लेते हैं कि ये कैलकुलेशन फर्ज करें आपको करनी पड़ जाए, तो ये कैलकुलेशन आपने किस तरह से इस कैलकुलेशन को जो है वो परफॉर्म करना। तो एक इंग्रेडिएंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा फर्ज करें आपको मैं ये कहता हूं कि मैं इसको रीड बाद में करूंगा, बाद में इसको रीड करूंगा। सिंपली फर्ज करें ये कैलकुलेशन आपको कही जा रही है, ये जी ये इंग्रेडिएंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्या करें, समेशन को फिलहाल आप छोड़ देंगे, ये समेशन आपके पास नहीं है समेशन को आपने छोड़, आप कहें जी एक्स स्क्वायर रह गया, बस एक्स क्या है, वैल्यूज। क्या चाहिए आपको इस इंग्रेडिएंट को बनाने में, आपको वैल्यूज का स्क्वायर चाहिए, सम ना बोलें, सम तो नजर ही नहीं आ रहा आपको तो सिर्फ एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, आप कहें हमें वैल्यूज का स्क्वायर चाहिए, लेकिन वैल्यूज तो 3 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, किसका स्क्वायर? मुझे हर वैल्यूज का ही स्क्वायर चाहिए। तो आप एक नया कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस कॉलम का नाम रखेंगे एक्स स्क्वायर, जो इंडिकेट कर रहा होगा कि यहां पर वो रीडिंग आएंगी जो हर रीडिंग्स की स्क्वायर करके आएंगी। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये 25 होगा। तो देन अब आप कहें जी कि ओके हर वैल्यूज का स्क्वायर कैलकुलेट करना था, तो वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, आ गया हमारे पास कैलकुलेशन इसकी हमने कंप्लीट कर दी है। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन अब ये था कि अब इसको आपने किस तरह से या क्या लिखना था। अब मैं आपको कह रहा हूं कि हमने इन वैल्यूज को क्या करना था, सम करना था। इन तमाम जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, इनको हमने अब सम करना हमारा जो था वो कंसर्न था। तो जब आप इन वैल्यूज को सम करेंगे तो ये आपके पास 33 आता है, सॉरी 38। तो वैल्यूज को आपने सम कर लिया, किसको सम किया, वैल्यूज को स्क्वायर करने के बाद आपने इन वैल्यूज को सम अप कर दिया स्क्वायर करने के बाद, और आंसर लिख दिया कि जी ये आंसर हमारे पास 38 आ गया। तो अब आपको ये इंग्रेडिएंट भी कैलकुलेट करना है, एन इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करना आ गया, समेशन एक्स आपको कैलकुलेट करना आ गया, और समेशन एक्स स्क्वायर भी अब आपको कैलकुलेट करना। ये आपको कैलकुलेट किया 3 था, ये 10 था, और ये इंग्रेडिएंट आपको कैलकुलेट कर लिया कि 38 था।
फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि ये जरा इंग्रेडिएंट भी कैलकुलेट कर, मैंने इसलिए इसको नीचे इसके लिखा है ताकि लगे तो ये एक ही बात है, तो ये इंटायरली डिफरेंट है, यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर डिफरेंट है, समेशन एक्स होल स्क्वायर ये डिफरेंट है। अब देखिए मैथमेटिक्स में पहले शायद हम पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है समेशन एक्स, पैरेंथेसिस के अंदर समेशन एक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और वो है 10, इसका लिया मैंने स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं देखने में अपीरेंटली तो मुझे शायद उसी तरह की चीज नजर आ रही थी, लेकिन कैलकुलेशन में जब मैंने इसको डीपली देखा तो इंटायरली डिफरेंट थी और आंसर क्या बिल्कुल फर्क आ रहा है। आप ऐसा कह ले इसमें स्क्वायर आपको पहले करना है, देखिए मैंने स्क्वायर किया हुआ है और फिर बाद में जाके मैंने सम किया है, ठीक। इसमें क्या किया, वैल्यूज को सम पहले कर ले, ये पहले सम हो गया 10 और फिर उसका स्क्वायर परफॉर्म कर। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, जब बच्चे को टेबल सिखाते हैं ना 2 का टेबल पहले दिन, तो वो याद तो कर लेता है, बड़ा खुश होता है, जब कहता है अच्छा दोबारा सुनाओ भूल जाता है, तो कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो भूल जाता है। तो ये समझ लें स्टैटिस्टिक्स के बस टेबल ही है, एन समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स होल स्क्वायर। 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये फिर आपके लिए 2 के टेबल की तरह ये चीजें रह जाएंगी। अब जरा इस चीज को नोट करें कि मैंने n की वैल्यू 3, समेशन x की वैल्यू 10, समेशन x स्क्वायर 38 और समेशन x होल स्क्वायर 100। नोट करें कि आप ये दूसरा फार्मूला भी आप इस काबिल हो गए कैलकुलेट कर सकें, जस्ट वैल्यूज पुट करना कंसर्न है। तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि अब आप न्यूमेरिकली कैलकुलेशन की हद तक इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कब बारी आनी है, 10 लेक्चर के बाद। कब कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 मिनट के लेक्चर के बाद। तो ये तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना कि हम कैलकुलेशन की हद तक जो है वो हम अपने आप से फेमिलियर हो जाए। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, समेशन एक्स क्या लिखते हैं हम, इसे कहते हैं सम ऑफ, ये वैल्यू आ गई सम ऑफ, यानी कि ये जो आपके पास नोटेशन है वो इसके लिए सम ऑफ, और आगे क्या है ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स, तो उसको हम एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ ऑल द वैल्यूज एक्स, स्क्वायर करके सम किया ना, सम ऑफ स्क्वायर्ड। तो ये 3 कैलकुलेशन, और इसके साथ ही मैंने एक और किया था स्क्वायर्ड सम स्क्वायर्ड, वो है स्क्वायर्ड सम, स्क्वायर करके सम करना, उसे हम कहते हैं सम स्क्वायर्ड। पहले सम कर लिया बाद में स्क्वायर, तो नोटेशन में दोनों डिफरेंट। नेक्स्ट नोटेशन है डेविएशन, डेविएशन डिफरेंस को मैं अगर आपसे ये कहूं कि 10 का डेविएशन कितना है, डेविएशन डिफरेंस को बोलते हैं, तो 10 की डेविएशन कितनी है, स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, किससे बता ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि वर्ड जब हम डेविएशन बोलेंगे, कितना डेविएट कर रहा है, कितनी उसकी डेविएशन है, तो फिर हमें 2 चीजें बोलनी पड़ेगी, एक तो वो किसकी डेविएशन, और सेकंड रेफरेंस पॉइंट किससे। अगर मैं कहूं 10 की डेविएशन 5 से कितनी है, तो लिखेंगे 10 डेविएट फ्रॉम 5, 10 डेविएट फ्रॉम 6, 10 डेविएट फ्रॉम a, कोई भी नंबर है ना a। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखेंगे तो मैं बोलूंगा डेविएशन ऑफ 10 फ्रॉम a, यानी कि जिसके बाद डेविएशन है तो वर्ड बोला जाएगा। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेविएशन ऑफ x फ्रॉम a। x क्या चीज है, वैल्यूज, डेटा। तो फिर क्या स्टेटमेंट बन गई, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम a। तो चूंकि अभी मैं आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, कभी हमें जरूरत पड़ेगी, इस इंग्रेडिएंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं कहूंगा x की डेविएशन 5 से ले ले, x की डेविएशन 9 से ले लें, तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है क्या काम करना है। तो देन डेविएशन से क्या मुराद ली जा रही है, तो डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए, तो ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो इस स्टेटमेंट का मतलब होगा डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए। तो ए कोई भी नंबर है ना, अभी मैं आपसे कोई चीज डिस्कस नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा, तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो सिर्फ बताना यह है कि इसको पढ़ते कैसे हैं।
तो डेविएशन फॉर डिफरेंस x तो बन गया डेविएशन ऑफ किसका, वैल्यूज का, कहां से, फ्रॉम ए का चीज है, कोई भी नंबर होगा, 7 होगा, 9 होगा, 5 होगा, जब हम पढ़ेंगे या करेंगे तो आपको समझ आएगी हम क्या कर रहे हैं। अब नीचे देखिए सारा कुछ तो शायद वही लिखा हुआ, सिर्फ सम का वर्ड है, सम का, तो मैंने यहां सम लिखा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए। इसे अगर कहेंगे डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए, तो इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए। अब थोड़ी सी इसके ऊपर यहीं तक एक्चुअली मैंने करना है। फर्ज करें ये मेरे पास एक डेटा सेट है, डेटा वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और मैंने वर्टिकल कॉलम में उसे लिख दिया। लेट्स सपोज आपको ये कैलकुलेशन मैं कहता हूं, इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करें। सिंपल इज दैट, एक्स लिखा हुआ है और आप इन एक्स वैल्यूज को सम कर दें। क्यों, ये मैंने कहा कि ये सबसे आखिर पे आपने इसके ऊपर ऑपरेट कर दे। आप कहें एक्स तो है, क्या करना है जरा बताएं, सम करना है, सम कर दिया, 25 इज द नेक्स्ट। फर्ज करें ये कैलकुलेशन करना, आप क्या करें, नहीं नजर आपको ये चीज आ रही, क्या बच गया, स्क्वायर किसका, वैल्यूज का। वैल्यू तो 4 है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 5 है, किसका स्क्वायर करना है, इंडिविजुअली करना है, नहीं जी सम करके। कहां लिखा हुआ सम करके करना है, इंडिविजुअली करना है। तो पहले आप एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर वैल्यूज का स्क्वायर लेकर आएंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। जब ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें, फिर पूछें जी अब बताएं क्या करना है, तो अब जरा सम हटा दें, अब आपको कह दे ये बन गया जी, बन गया हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर अब सम कर दें, तो सम कर दिया, 145 इज द आंसर। थर्ड वन, समेशन एक्स होल स्क्वायर, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, समेशन एक्स, तो वो तो 25 लिखा हुआ हमने, 25 का क्या करना है जी, कर लिया सम एक्स को स्क्वायर, तो 625। मेरा ख्याल आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया, वो है स्क्वायर सम करना और वो है सम स्क्वायर करना, यानी कि सम पहले कर लेना वैल्यूज को, ये बराबर नहीं है। आप देख भी रहे हो ना, उसका आंसर 145 आ रहा है और उसका आंसर 625 आ रहा है, तो इट इज नॉट। तो वो जो छोटी सी एक्सरसाइज आपसे की थी, वो एक्सरसाइज मैंने अभी आपसे शेयर कर ली। फॉर एग्जाम्पल ये काम करना है, ये सम है एक्चुअली, मैं इसको ठीक कर लूंगा, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6। क्या कॉलम है हमारे पास, देखें एग्जाम में भी, और आपको पता भी चल जाएगा जो जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते जाएंगे, आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिसका हमें सम चाहिए होगा, वो आप कॉलम बनाया करेंगे। इसको कह रहा हूं, मेक अ न्यू कॉलम हियर, कॉलम बनाएं, क्या, डेविएशन कॉलम। कौन सा डेविएशन कॉलम बनाना है, वैल्यूज की डेविएशन आपने 6 से लेनी, तो डेविएशन फ्रॉम 6 टू -6। जब दो चीजें माइनस की जाती हैं तो जो बड़ा साइन आता है नंबर का, वो साथ आंसर में आता है। तो 2 - 6 इज -4, 4 - 6 इज -2, 5 - 6 इज -1, 6 - 6 इज 0 एंड 8 - 2 इज 8 - 6 इज 2। अब क्या करना जी, सम तो आ गए, मैंने आपको कहा ना ये सम की नोटेशन एक्चुअली। अब क्या करना है, सम तो आ गए, डेविएशन कॉलम बन गया, उस डेविएशन कॉलम को सम अप करें। -5 साइन का साथ याद रखना है, -4 -2 -1, ये -7 होगा और -7 + 2 द आंसर इज -5। ये मत कीजिएगा कि जी आप 25 में से 6 माइनस कर दें और कहें जी वही जो लिखा हुआ था 19 आंसर आ गया। आपने क्या किया, आपने वैल्यूज को पहले ही जमा करके 25 रख दिया है। यहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ जमा वैल्यूज को करना, वो कहता है पहले डेविएशन तो ले ले, पहले इसकी डेविएशन कैलकुलेट करें, जब सारी डेविएशंस आ जाएं तो फिर आपने सम परफॉर्म करना है। ठीक है जी, तो यहीं तक अब हम अपना रखेंगे। अपने नोट्स देखें मेरे, उन नोट्सों में आई थिंक शायद ये एग्जैक्टली ये ना मिले, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत डेटा वहां पर, क्योंकि मैंने स्लाइडों में ज्यादा चीजें लिखनी होती हैं तो फिर स्पेस की वजह से मैं डेटे को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखता हूं और ज्यादा डिटेल से आपको वहां पर मिल रहा होगा। तो बहरहाल आप ये स्टडी करेंगे और हमारा काम फिलहाल क्या स्टार्ट किया हमने, हम स्टैट्स के कुछ इंग्रेडिएंट बना रहे हैं। इन इंग्रेडिएंट को हमने क्या करना है, मिक्स करना है,
फार्मूले बनाने में। वो घर में आपकी वालदा, आपकी बहन जो है वो प्याज और अदरक और ये चीजें ना बना के रखी होती हैं, आप कहते हैं अम्मी जल्दी जल्दी खाना बना दे, भूख लगी है, वो उठा उठा के मिक्स करके कहती हैं ये लो, ठीक है ना, वो पहले ही है। तो हमने ये इंग्रेडिएंट बनाए हैं आज, एक एन का इंग्रेडिएंट बनाया है, बड़े सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट बनाने हमें आ गए हैं। ये समझ लें कि आपने 3-4 इंग्रेडिएंट जो हैं और एक इंग्रेडिएंट ये बनाया है, तो ये 3-4 इंग्रेडिएंट हमने बनाने सीख लिए हैं। और जितने भी मेरे बाद के स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले आने हैं उनमें मैंने यही इंग्रेडिएंट जो है वो यूज करना है। ठीक है जी, आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे इन कैलकुलेशंस के रेलेवेंट, तो मैं कल से इंशाल्लाह आपसे वो ठीक है जी, क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टाइम से। अल्लाह हाफिज।